आज की कहानी में उभरता है एक कोरिया का साधारण टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी और उसकी पत्नी के प्रति प्रेम का भीषण अंजाम। केवल अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए गुनाम नाम के इस आदमी की जिंदगी पर जो घटना घटी उसे अंत तक देखकर आपकी आंखें भी नम हो उठेंगी। अपनी खोई हुई पत्नी की तलाश में एक आम इंसान भी कितना क्रूर और भयानक हो सकता है, इस कहानी को देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। पूरी कहानी में इतने ट्विस्ट है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते बार बार सोचेंगे अब आगे क्या होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कोरियंस मूवी वाकई में मास्टरपीस होती है, तो अब ये कोरियन मूवी द येलो सी की कहानी के सफर को शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया, चीन और रूस के जुड़ाव वाले एक इलाके का नाम है यांगबियान और यहाँ के रहने वाले लोगों को कोरियन चाइनीज कहा जाता है। इस इलाके के अधिकांश लोग अवैध और गैरकानूनी धंधों से जुड़े होते हैं और जो लोग ऐसा नहीं करते वो कई बार येलो समंदर पार करके वैध काम की तलाश में दक्षिण कोरिया चले जाते हैं। फिल्म के मुख्य पात्र गुमनाम भी यहीं का निवासी है और पेशे से टैक्सी चालक है। दिन भर टैक्सी चलाकर वो रात में जुआ खेलने में खो जाता है और जुए में हारते हारते उसकी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई है। कुछ समय पहले उसने एक बड़ा कर्ज लेकर अपनी पत्नी को वैध काम के लिए दक्षिण कोरिया भेज चुका था ताकि वो महीने महीने पैसे भेजकर घर का कुछ भरण पोषण कर सके। पर पत्नी के दक्षिण कोरिया पहुंचने के बाद पैसे तो दूर बल्कि गुनाम से सभी प्रकार के संपर्क बंद कर दिए उसने। दूसरी ओर कर्ज की वसूली के दबाव में कलेक्टर गुनाम को बार बार सताते रहते हैं। महीनों से पत्नी से कोई भी संपर्क नहीं हुआ। ऊपर से बीच बीच में उसकी कल्पनाओं में ये डर उठने लगा कि पत्नी कहीं किसी और के साथ न जुड़ गई हो। इन्हीं सब परेशानियों के बीच गुनाम की नौकरी भी अचानक छूट जाती है। नौकरी छूटना, कर्ज का दबाव और पत्नी की कोई खबर नहीं, ऊपर से वो बुरे ख्याल कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ जुड़ा होना, ये सब मिलाकर वो पागलपन की कगार पर आ खड़ा होता है और इसीलिए तय किया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढने दक्षिण कोरिया जाएगा। पर उसके पास तो पैसे ही नहीं है। निराशा उसे घेर लेती है। उसी इलाके का एक लोकल गैंगस्टर मयूंग उसकी हालत जानकर उससे मिलकर कहता है कि वो उसे दक्षिण कोरिया भेजने की व्यवस्था करा सकता है, बशर्ते उसे वहाँ जाकर एक आदमी को मारना होगा और उसकी उंगली काटकर लेकर आना होगा। इसके लिए वो उसे $10,000 इनाम भी देगा। गुनाम शर्त सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसे मनाकर वहाँ से चला गया। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है जहाँ उसकी इकलौती बेटी को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी माँ ने कहा, कुछ पैसे जुटा लो और तुम भी दक्षिण कोरिया जाकर किसी और से शादी कर लो, मैं यहाँ तुम्हारी बेटी की देखभाल कर लूंगी। पर गुनाम किसी और से शादी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो उसी गैंगस्टर की शर्त मानकर दक्षिण कोरिया जाएगा। अगले दिन वो गैंगस्टर म्यूंग से मिलकर शर्त की हामी भरता है और जिस आदमी को उसे मारना है उसकी पहचान और पता सब कुछ वो समझ लेता है। इसके बाद म्यूंग ने उसे धमकी दी कि अगर तुम वहाँ जाकर उस आदमी को मारने में नाकाम रहे तो तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। केवल अपनी पत्नी को वापस पाने की उम्मीद में गुनाम सभी शर्तें मानकर दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गया। पहले बस, फिर ट्रेन और आखिर में बहुत ही रिस्क लेते हुए एक मछली पकड़ने की नौका से येलो समंदर पार करके दक्षिण कोरिया पहुंचता है। वहां पहुंचकर एक शख्स गुमनाम को एक कागज देता है जिस पर चीन लौटने वाली नाव का नाम और तारीख लिखा है, जो कि ठीक 10 दिनों के बाद की तारीख है। इसका मतलब उसके पास बस 10 दिन का समय है। इस 10 दिनों के अंदर उसे उस आदमी को मारना है और उसी समय में उसे अपनी पत्नी को भी ढूंढकर वापस चीन लौटना है। अगर 10 दिनों के अंदर वो उस नाव पर वापस ना जा पाया तो फिर कभी भी चीन लौटकर नहीं जा सकेगा। यहीं से उसकी मिशन की शुरुआत होती है। अब गुनाम को जिस आदमी को मारना था वो एक प्रोफेसर और यहाँ का एक फेमस जुआरी है। पहले कुछ दिन वो प्रोफेसर के घर पर नजर रखता है, साथ ही अपनी पत्नी की खोज भी जारी रखता है। उसकी पत्नी वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। बाद में रेस्टोरेंट के मालिक से जानकारी मिली कि उसकी पत्नी 2 महीने पहले नौकरी छोड़कर जा चुकी है। जाते समय उसने एक और जगह का नाम लिया था, शायद वो वहीं रहती हो। इतने कम समय और उसे कुछ भी नहीं पता, फिर भी गुनाम अपनी पत्नी की तलाश जारी रखता है। इसके बाद उसकी पत्नी के दूसरे एक रेस्टोरेंट पे काम करने वाली महिला कर्मचारी से उसे पता चला कि उसकी पत्नी अक्सर एक मछली सप्लायर से मिलती थी और उनके बीच प्रेम संबंध भी था। उस आदमी का नाम और पता नहीं दे पाने पे भी बताती है कि वो एक सफेद रंग की मछली लाने वाली गाड़ी लाता था। ये सब जानकर गुनाम की बेचैनी और बढ़ जाती है। अब इधर पत्नी को ढूंढने के साथ साथ उस प्रोफेसर को मारने का समय भी धीरे धीरे कम हो रहा है। गुनाम नियमित रूप से प्रोफेसर की निगरानी करता, वो किस फ्लैट में रहता है, कब घर से निकलता है, कब लौटता है, उसका ड्राइवर कौन है, बॉडीगार्ड कितने समय तक साथ रहता है,
यहाँ तक कि वो ये भी सोचता है कि हत्या को कैसे अंजाम देगा। हर चीज का एकदम परफेक्ट प्लान बनाता है। एक दिन उसने उसी सफेद मछली की गाड़ी को देखकर उसका पीछा किया। आगे जाकर उस सप्लायर को पकड़कर बुरी तरह पीटने के बाद उससे अपनी पत्नी के आज के काम करने की जगह का पता निकाल लेता है। वहाँ जाकर मैनेजर से अपनी पत्नी का पता लेकर जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा कि घर पर सारे सामान टूटे फूटे बिखरे पड़े हैं। ये सब देखकर उसे अंदाजा लग गया कि उसकी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद वो हर दिन 2 से 3 बार उसके कमरे की तलाशी लेता, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं देख पाता। अचानक पास के कमरे से एक आदमी को देखकर उसने पूछा कि क्या उसे उसकी पत्नी के बारे में कुछ मालूम है। वो आदमी बोला कल किसी से उसका झगड़ा हुआ था और फिर वो कमरे से बाहर निकल गए। गुलाम ने कुछ पैसे देकर कहा अगर वो कमरे में दोबारा आए तो ताला देकर उसे कमरे में रोक कर रखे और फिर वहाँ से निकल जाता है। चूँकि गुलाम का समय कमता जा रहा है और वो अभी भी अपनी पत्नी को ढूंढ नहीं पाया था, इसीलिए उसने गैंगस्टर मियोंग को फोन कर कहा कि क्या नौका के छूटने का समय और कुछ दिनों पीछे की जा सकती है। मियोंग बोला इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ये काम इसी समय में पूरा करना होगा। अब कोई और बहाना बनाया तो माँ और बेटी दोनों मारे जाएंगे और उसने फोन काट दिया। इधर गुलाम के 10 दिनों में से 9 दिन बीत चुके थे, इसीलिए उसी रात उसे ये काम पूरा करना था। वो प्रोफेसर के घर के सामने पोजीशन ले रहा था कि अचानक घर के अंदर से प्रोफेसर की चीख सुनाई देती है। गुलाम ने देखा प्रोफेसर का ड्राइवर और उसका साथी ही प्रोफेसर को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो वहाँ पहुँचा वो लोग प्रोफेसर को मार चुके थे। तभी उनमें से एक ने गुलाम को देख लिया और उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन हाथापाई में गुलाम किसी तरह से बच निकला। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर को उसके अपने ही लोगों ने क्यों मारा, तो इसका जवाब थोड़ी ही देर में मिलेगा। अब चूंकि गुलाम को बस ये साबित करना था कि उसने प्रोफेसर को मार दिया है, इसीलिए वो प्रोफेसर की एक उंगली काटकर अपने साथ ले लेता है। उसी समय प्रोफेसर की पत्नी ने उसे देख लिया और नीचे से पुलिस ने भी पहले से ही बिल्डिंग को घेर लिया था। गुलाम पीछे की खिड़की से कूदकर किसी तरह भाग निकला और काफी भागदौड़ के बाद पुलिस से बच निकलता है। फिर वो चीन लौटने वाली नाव ढूंढने पहुंचा, लेकिन वहाँ देखा कि नाव तो है ही नहीं। उसने मियोंग को फोन किया पर उसने फोन नहीं उठाया। तब गुलाम समझ गया कि उसने उसे धोखा दिया है। इसके बाद हम किम नाम के एक बड़ा बिजनेसमैन को देखते हैं। किम अपने लोगों से कहता है कि पुलिस से पहले उस आदमी को पकड़ो जो प्रोफेसर के घर से भागा था, क्योंकि प्रोफेसर को मरवाने की असली साजिश किम ने ही रची थी। अगर गुलाम पुलिस के हाथ लग गया तो वो बता देगा कि प्रोफेसर को पहले से ही 3 लोगों ने मारा था और इससे किम पकड़ा जाएगा। मतलब एक ही आदमी को मारने की कोशिश 2 तरफ से हो रही थी। एक तरफ मियोंग ने गुमनाम को भेजा था और दूसरी तरफ किम ने अपने लोगों को। उधर गुलाम नाव न मिलने के बाद बहुत परेशान हो जाता है। अब वो खुद ही कोरिया छोड़ने की कोशिश करता है और बस से निकल पड़ा, पर पुलिस ने उस बस की तलाशी में उसे पहचान लिया। एक पुलिस उससे आईडी कार्ड मांगने आया और तभी वो पुलिस को धक्का मार कर भागते समय पुलिस की गोली उसके हाथों में लग जाती है, लेकिन फिर भी किसी तरह जंगल के अंदर भागने में वो सफल रहा। अब यहाँ किम के आदमी अवैध रूप से आए लोगों को पकड़कर बहुत मार रहे हैं ताकि पता चले कि चीन से उन्हें इलीगल तरीके से कोरिया कौन भेजता है, क्योंकि उस आदमी को पकड़कर ही गुलाम को ढूंढ पाना आसान होगा। और पता चला कि ये काम उसी गैंगस्टर मियोंग का है। किम अपने लोगों को मियोंग को पकड़ने भेजता है, लेकिन मियोंग उल्टा उसके सारे लोगों को मारकर बस एक ही आदमी को जिंदा रख खुद किम से मिलने कोरिया पहुंचा अपने कुछ गुंडों के साथ। इस बीच इधर पुलिस किम से पूछताछ कर रही है। किम बोला प्रोफेसर मेरे भाई जैसा था और पुलिस को जल्दी खूनी को पकड़ने को कहता है, लेकिन किम की कुछ हरकतों से पुलिस को उस पर शक होता है और किम भी ये समझ रहा है कि पुलिस की नजरें उसकी तरफ है। इसके बाद मियोंग किम से मिला और दोनों के बीच एक सौदा हुआ। अगर मियोंग गुलाम को ढूंढकर मार देगा तो बदले में उसे बहुत पैसे मिलेंगे। वो भी फौरन ये शर्त मान लेता है। यहाँ हैरान करने वाली बात है कि वही मियोंग जिसने पहले प्रोफेसर को मारने के लिए गुलाम को पैसे देकर भाड़े में भेजा था, अब पैसे लेकर वही गुलाम को ही मारने पर राजी हो जाता है। एक दिन गुलाम टीवी पर एक महिला की हत्या की खबर देखता है। उस महिला का नाम, उसकी उम्र उसकी पत्नी से मेल खाती है और खूनी होता है वही फिश सप्लायर वाला आदमी जिसके साथ गुलाम की पत्नी का रिश्ता था। न्यूज देखकर वो बहुत टूट जाता है, पर अभी भी वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो उसकी ही पत्नी है या नहीं। इसीलिए वो कुछ पैसे देकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव को जासूसी पर लगाता है जो ये पता लगाए कि मरी हुई महिला उसकी ही पत्नी है या नहीं। एक दिन गुलाम मियोंग के एक साथी को देख लेता है। उसे पकड़कर अपने कमरे में उसने उसे बहुत पीटा। उस आदमी ने बताया कि मियोंग ने उसे धोखा दिया था, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता।
अपनी जान जाने के डर से वो गुनाम को एक जहाज से वापस भेज देगा कहकर उसे उस जहाज का पता भी दे देता है। इसके बाद गुनाम के उस पते पर पहुंचने पर उसे एक कंटेनर के अंदर घुसने को कहा गया। अंदर घुसते ही वो बिल्कुल साफ समझ गया कि ये सब मियोंग और किम का जाल है। गुनाम वहाँ से भागने के लिए एक आदमी को चाकू मार कर दरवाजा खोल वहाँ से भाग निकलता है। खबर पाकर मियोंग भी वहाँ चला आया। गुनाम और मियोंग का आमना सामना हुआ। गुनाम वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ गुनाम और मियोंग के बीच भयंकर लड़ाई होती है। एक वक्त पर वो गुनाम को मार ही डालता, लेकिन आखिर तक गुनाम किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब रहा। अब देखा गया कि वही प्राइवेट डिटेक्टिव तस्वीरों को मिलाकर गुनाम को फोन कर कहता है कि जो महिला मरी है उसकी तस्वीर से हूबहू उसकी पत्नी का चेहरा मिल गया है, वही तुम्हारी पत्नी है। ये सुनकर गुनाम तो अब खुद को संभाल नहीं पाता। अब इधर देखा गया कि पुलिस मियोंग के कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ करती है। डर की वजह से उन्होंने स्वीकार किया कि प्रोफेसर की हत्या को लेकर मियोंग और किम के बीच कुछ गुप्त बातचीत भी हुई थी। जब ये बात किम तक पहुंची तो किम मियोंग को मारने के लिए अपने साथियों को भेजता है। इसके बाद मियोंग और किम के आदमियों के बीच भीषण लड़ाई हुई। मार काट शुरू हो गया। आखिर में मियोंग के अलावा उसके दल और किम के दल के सभी लोग मारे गए और उसके बाद वो बिल्डिंग में आग लगाकर किम की खोज में निकल पड़ा। अब यहाँ गुनाम प्रोफेसर की पत्नी से मिलने आता है और उसे उस रात की सच्चाई बताता है। मेरा यकीन करे, मैंने आपके पति को नहीं मारा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तब तक ड्राइवर और उनके साथी आपके पति को मार चुके थे। फिर उसने आगे बताया कि वो अपनी पत्नी की तलाश में चीन से दक्षिण कोरिया आया था, लेकिन उसे खोजने से पहले ही उसका खून हो गया। अब चूंकि मैं चीन वापस नहीं जा सकता, मैं आपसे वादा करता हूँ कि असली खूनी को ढूंढकर उसे खुद सजा दूंगा। फिर वो प्रोफेसर के असली खूनी की तलाश में निकल पड़ा और इसके बाद किम के मुख्य सहायक को ढूंढ निकाल उसे पीटने के बाद उसने भी स्वीकार कर लिया कि उसके बॉस किम ने प्रोफेसर की हत्या करवाई थी। इस बीच मियोंग भी किम के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद मियोंग और किम के लोगों के बीच भारी मारामारी होने लगी। दूसरी तरफ गुनाम जब किम को ढूंढने निकलता है, उसी वक्त मियोंग के दो लोग गुनाम की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। गहरी चोट लगने पर गुनाम वही बेहोश हो जाता है। जब गुनाम को होश आया तो वो लोग उसे गाड़ी में डालकर मियोंग के पास ले जा रहे थे। अचानक गुनाम ने अपनी चाकू से उन दोनों को मार डाला और किसी तरह बच निकला। उसी गाड़ी में वो एक बैंक वाले का बिजनेस कार्ड देखता है। उस कार्ड से पता चलता है कि मियोंग का उस बैंक वाले के साथ बहुत ही खास रिश्ता था, लेकिन उस कार्ड में छिपा है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जो आप आगे जान पाएंगे। गुनाम अब वो कार्ड अपने साथ रख लेता है। दूसरी ओर मियोंग किम के लगभग सारे आदमी को मारकर किम के पास पहुंचा। दोनों दल के सभी लोगों के मरने के बाद अब सिर्फ मियोंग और किम ही बचे हैं। मियोंग बोला, जिन पैसों का हमारे बीच सौदा हुआ था वो मुझे दे दो। किम ने जवाब दिया, चूंकि तुमने अभी तक गुनाम को नहीं मारा है इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता। इस पर मियोंग गुस्से में किम के मुंह पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। डर कर किम पैसे देने को मान गया और पैसे लेने गाड़ी पर निकल जाते हैं। अब चलती हुई गाड़ी से किम ने छलांग लगा दी, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। किम ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में मियोंग ने किम को बेरहमी से मार डाला। फिर मियोंग उसी घायल हालत में गाड़ी लेकर चलाता है, लेकिन भारी चोटों के कारण कुछ दूर चलाने के बाद वो भी वही गाड़ी के अंदर ही मारा जाता है। गुमनाम भी हादसे की जगह पर पहुंचता है और मियोंग को वहां मरा हुआ पाया। पास ही किम भी अधमरा हालत में पड़ा है। फुसफुसाकर वो कुछ बोल रहा होता है। गुनाम के उसके पास जाने पर किम बड़ी मुश्किल से गुनाम से कहता है, उस प्रोफेसर के साथ मेरी पत्नी का लंबे समय से अफेयर चल रहा था, इसीलिए मैंने लोगों को लगाकर प्रोफेसर की हत्या करवाई और फिर किम भी मौत के आगोश में चला गया। खैर, अब इन सब के बाद वही प्राइवेट डिटेक्टिव जिसे गुनाम की पत्नी की शिनाख्त के लिए काम दिया गया था, वो गुनाम की पत्नी की अंतिम संस्कार का सबूत दिखाकर अपनी फीस लेकर वहां से चला जाता है। अब गुनाम उस गाड़ी में मिली उसी बिजनेस कार्ड के पते पर दिए बैंक पहुंचता है। वहां गुनाम ने जो देखा उसे वो पूरी तरह से चौंका देता है। उसने देखा कि वो बैंक वाला जिसके साथ मियोंग की पहचान थी, चोरी छिपे मरी हुई प्रोफेसर की पत्नी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। अब गुनाम को पता चला कि प्रोफेसर की पत्नी और उस बैंक वाले का पहले से ही संपर्क रहा है। आखिर क्या हो रहा है ये सब? यहीं से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। आपके भी मन में जरूर सवाल आया होगा कि मियोंग का जिस बैंक वाले से जान पहचान थी उसी के साथ प्रोफेसर की पत्नी का क्यों कांटेक्ट रहेगा? तो असल में ये हुआ कि किम ने जब जाना कि उसकी पत्नी और प्रोफेसर के बीच संबंध है,
तो उसने प्रोफेसर की हत्या करवाने के लिए लोगों को भेजा। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर की पत्नी को भी सब मालूम चल गया था। वो अपने पति के कुकर्म सहन नहीं कर पाई और उसी बैंक वाले को अपने पति की हत्या के लिए भाड़े पर लिया था और उस बैंक वाले ने ये काम मियोंग को दिया। और यहाँ गुनाम, जो अपनी पत्नी को खोजने चीन से दक्षिण कोरिया आने की कोशिश कर रहा था, मियोंग ने उस मौके का फायदा उठाकर गुनाम को दक्षिण कोरिया भेजने के बदले उसने वो काम अब गुनाम को दे दिया। मतलब प्रोफेसर को मारने के लिए दो तरफ से लोग लगे हुए थे। एक तरफ किम और उसके आदमी का एक दल, दूसरी तरफ प्रोफेसर की पत्नी, बैंक वाला, मियोंग और गुमनाम का एक दल। ये सब घटना अब गुनाम साफ सब कुछ समझकर वहाँ से निकल गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की निशानी लेकर वहाँ एक मछली पकड़ने वाले को डरा धमकाकर उसकी नाव से चीन के और समंदर के रास्ते रवाना हो जाता है। रात की शांत येलो समंदर के बीच से गुनाम धीरे धीरे चीन की ओर बढ़ रहा था। घर की गरीबी के कारण उसने अपनी पत्नी को दूर भेजा था, लेकिन उसके दिल में उसकी पत्नी के लिए बहुत गहरा प्यार था। इसीलिए तो वो इंसान की हत्या जैसे बड़े अपराध के लिए भी तैयार हो गया और चीन से दक्षिण कोरिया चला आया, सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी पत्नी को फिर से पा सके और उसके साथ बाकी जीवन बिता सके। लेकिन किस्मत कितनी बेरहम थी कि इतनी कोशिशों और लड़ाई के बाद आज उसे अपनी पत्नी के शव के अंतिम संस्कार की निशानी लेकर ही वापस लौटना पड़ रहा था। ये सोचकर गुनाम को बहुत पीड़ा हो रही थी। वो याद करने लगा वो पल जब उसकी पत्नी कोरिया जाने के समय ट्रेन में चढ़ी थी। पत्नी को कभी न वापस पाने का दर्द वो सहन नहीं कर सका और उसने अपने हाथ की चाकू से नाव में ही आत्महत्या कर ली। नाव वाला व्यक्ति गुनाम की पत्नी के अंतिम संस्कार की निशानी और गुनाम की लाश को समंदर में बहाकर वापस लौट आता है। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो शायद आपका और मेरा दर्द थोड़ा कम हो सकता था, लेकिन इसके बाद दिखाया जाता है कि गुनाम की पत्नी आखिरकार ट्रेन से चीन वापस लौट आती है। मुझे पता है इस कहानी ने आखिरी मोड़ पर आपके मन में भी सवाल जगा दिया कि गुनाम की पत्नी जिंदा कैसे है। असल में गुनाम की पत्नी कभी मरी ही नहीं थी। जिस प्राइवेट डिटेक्टिव को गुनाम ने हायर किया था उसने उसे झूठ बोला था। जासूस ने देखा कि मरी हुई उस महिला का चेहरा गुनाम की पत्नी से बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन अगर वो सच बताता तो उसे पैसे नहीं मिलते और पैसों की लालच में उसने झूठ बोल दिया कि लाश उसकी पत्नी की है, जबकि वो अभी भी जिंदा है और चाइना वापस लौट आई है। इसी के साथ ये दिल छूने वाली कहानी भी यही खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।